जय हिंद सोल्जर्स। मैं राजकुमार एक बार फिर से अपने इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जुनून ही काफी होता है इतिहास लिखने के लिए, और आप में अगर वो जुनून है तो जुड़िएगा मेरे साथ और इन मॉक टेस्ट के द्वारा आने वाली की जो एयरफोर्स की एग्जाम है उसमें अपना चयन सुनिश्चित करिएगा। आज है मॉक टेस्ट नंबर 5। इसके पहले मैं 4 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जाके जल्दी से उन मॉक टेस्ट को लगाइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो क्या तैयार है आप सभी लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ इज द जोश सर। चलिए करते हैं स्टार्ट आज के धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को। इसमें मॉडल टेस्ट नंबर 5वां है। 20 क्वेश्चन 20 ही मिनट में अपन इसको लगभग लेकर चलेंगे, है ना। चीजें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मैनर में चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका टाइम मैनेजमेंट और इवेंट कंट्रोल करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तैयार रहे सभी के सभी। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं सर। बहुत बढ़िया लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज मैं लेके आया हूं। चलिए उड़ाते हैं इसको। सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है ना, वो इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो कि काम करता है किस पर? रेस्टोरेटिव और रीजनरेटिव इंटेंशन और डिजाइन के ऊपर। कुल मिला के किसी भी डिजाइन और इंटेंशन का क्या करना? रीजनरेशन करना और रिस्टोरेशन करने वाले इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या बोलते हैं सर? सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया पैसेज है, ध्यान से समझिएगा। ये रिप्लेस करता है एंड टू एंड लाइफ के कॉन्सेप्ट को। एंड टू एंड लाइफ के कॉन्सेप्ट को मतलब एक बार बनाया, यूज किया और फेंक दिया। इस कॉन्सेप्ट को ये क्या करता है? रिप्लेस करता है किससे? रेस्टोरेशन से, है ना। वापस चीजों को बनाकर ये शिफ्ट करता है इसको शिफ्ट करता है किधर? न्यूएबल एनर्जी की तरफ। मतलब ये क्या करता है सर? जो एंड टू एंड लाइफ की चीजें होती है ना, जिसको एक बार यूज करा और फेंक दिया, उसको ये ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देता है जिसको अपन रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं मतलब उसका बार बार अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं डेली लाइफ में। ऐसा करता है कौन? सर्कुलर इकोनॉमी। आगे बढ़ेंगे सर। एंड एम करता है किसको? एंड एम करता है फॉर द एलिमिनेशन को वेस्ट थ्रू द सुपीरियर डिजाइन ऑफ मटेरियल्स। मतलब ये एक ऐसा सुपीरियर डिजाइन बनाता है जिसमें कभी भी क्या नहीं हो, कभी भी वेस्ट बने ही ना। मतलब ये वेस्ट को क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कभी वेस्ट बनता ही नहीं है। जो प्रोडक्ट होता है वो बार बार क्या करा जा सकता है सर? रीयूज करा जा सकता है। किसमें? सर्कुलर इकोनॉमी में। चलिए अगली बात करेंगे। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट मतलब पहले पॉजिटिविटी थी तो अब क्या बताएगा? वो नेगेटिविटी बताएगा। जबकि जो इन कॉन्ट्रास्ट में जो लीनियर इकोनॉमी का है, ऊपर उसने सर्कुलर की बात करी, नीचे वो बात कर रहा है लीनियर इकोनॉमी की। लेकिन जो लीनियर इकोनॉमी है सर, वो आधारित होती है इन 3 चीजों पर। पहले लीजिए, बनाइए और फेंकिए। लीजिए, बनाइए और फेंकिए। इस पूरी थ्योरी पर काम करता है कौन? लीनियर इकोनॉमी। जो सर्कुलर मॉडल है ये क्रिएट करता है लूप को। लूप मतलब आप समझते हैं सर, चेन में काम चलना। चेन में काम चलना मतलब किसी चीज को बनाया तो वो घूमती रहती है उसी चेन में, कभी समाप्त नहीं होती। बस उसी लूप में काम करता है ताकि जो रिसोर्सेस है उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज में लाया जा सके। बहुत ही लंबे समय तक पॉसिबिलिटी है कि उसको रीयूज किया जा सके। ऐसा ये लूप बनाता है। कौन लूप बनाता है? सर्कुलर मॉडल, जो कि है किसका? सर्कुलर इकोनॉमी का। जबकि जो लीनियर इकोनॉमी है उसमें किसी भी चीज को एक बार बनाया, उसको यूज करा और फेंक दिया। ऐसे काम करते हैं। जब नीचे देखो क्या लिखा है, ये जो ट्रेडिशन है ये ना ओनली मिटिगेट, इसका वर्ड लिख लो सोल्जर्स। इसका वर्ड बहुत खास है बेटा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एयरफोर्स की। मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम कर देना, किसी चीज को डिक्रीज कर देना। तो ये मिटिगेट कर देता है किसको? एनवायरमेंटल डेग्रेशन को। इस डेग्रेशन का मीनिंग लिखो। डेग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? क्षरण। डेग्रेशन का मीनिंग क्या होता है सोल्जर्स? क्षरण होता है। तो ये जो एनवायरमेंटल क्षरण होता है ना, उसको बहुत ना के बराबर कर देता है। बहुत ना के बराबर कर देता है। ना सिर्फ बहुत ना के बराबर कर देता है बल्कि अनलॉक कर देता है न्यू एवेन्यू को इकोनॉमिक ग्रोथ के और इनोवेशन के। मतलब कुल मिला के इस पूरे पैसेज के अगर मैं थीम सिर्फ 2 वर्ड में बता दूं आपको, तो इसमें 2 इकोनॉमी के बीच में क्या किया गया है? उसने कंपैरिजन किया है, एक सर्कुलर और एक लीनियर। सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है ना, वो बहुत बढ़िया है सर, जो लूप में काम करती है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं जो कि एक बार यूज होने पर वापस से यूज हो सकते हैं। मतलब इसलिए में वेस्ट बनने का कोई चांस नहीं है। जबकि जो लीनियर इकोनॉमी है इसमें एक बार बनाया चीज को यूज करा और फेंक दिया, कुल मिला के इसमें वेस्ट बनता है। तो ये जो अपना इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो अपने को प्रमोट करना चाहिए किसको? सर्कुलर इकोनॉमी को। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पैसे समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक प्यारा सा कमेंट अपने टीचर के लिए कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए अगली बात करेंगे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है,
बताइए सर, जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एम करती है एलिमिनेट करना, किसको एलिमिनेट करना आप सभी को पता है, जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल व्यवस्थित आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही। किसको? एनर्जी को, वेस्ट को, ग्रोथ को या मटेरियल को? तो आप सभी को पता है सर सर्कुलर जो इकोनॉमी होता है उसमें वेस्ट बनता ही नहीं है, तो किसको एलिमिनेट कर देगी ये? वेस्ट को। उसमें वेस्ट बनता ही नहीं है, लूप में चलती रहती है चीजें, किसमें? लूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड की बात करो, जो ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी है वो फॉलो करती है विच मॉडल को? कौन से मॉडल को लीनियर इकोनॉमी फॉलो करती है? फटाक से आंसर दीजिएगा। टेक, मेक, डिस्पोज, या फिर रेस्टोर और रीयूज, डिजाइन और एलिमिनेट करने का, या नो ग्रोथ का? सभी को पता है, पहले लीजिए, बनाइए और डिकम्पोज कर दीजिए। यही लीनियर इकोनॉमी को सबसे बेकार बनाता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है? वेस्ट बनता है, और वेस्ट बनेगा तो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप सभी आप आसपास देख रहे हैं, भारत को बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या कर दिया है? लीनियर इकोनॉमी के चलते गंदा बना दिया है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये डिस्क्राइब करती है, सर्कुलर इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया जाता है डिस्ट्रक्टिव के रूप में, ओल्ड फैशन के रूप में, रेस्टोरेटिव और रीजनरेटिव के रूप में, या लीनियर के रूप में? आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है सर बहुत बढ़िया है, जो रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव के ऊपर काम करती है। या तो रेस्टोर करती है चीज को, या तो रीजनरेट करती है। रेस्टोर मतलब वापस से चलना, रीजनरेट मतलब नया बनाना, ठीक है। तो रेस्टोरेटिव और रीजनरेटिव की प्रोसेस पर काम करती है सोल्जर्स, कौन? सर्कुलर इकोनॉमी। चीजें समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया सर। चलिए अगले तरफ बात करेंगे। अब बताइए, अभी मैंने बताया था आपको कि ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। 2017 की जब मैंने एग्जाम दी थी तो उसमें एक कमिटी वर्ड आया था मेरे उसमें, और कमिटी के साथ मिटिगेट वर्ड आया था। तो आपको भी ये वर्ड बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। मिटिगेट वर्ड का क्या मीनिंग क्या है आप सभी को पता है? अभी मैंने बताया था, इंक्रीज नहीं होता सर, इग्नोर नहीं होता सर, एक्सप्लेन नहीं होता सर, किसी भी चीज को रिड्यूस कम कर देना या लेसन बना देना, किसी भी चीज को कम बना देना, कम कर देना, बस वही क्या कहलाता है सर? मिटिगेट कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई क्या? तो चारों क्वेश्चंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अगर आपने उड़ा दिया है तो पैसेज आपको क्लियरली समझ में आ गया है, ये इस बात को संकेत करके बताता है। चलिए अगले नई चीज के ऊपर अपन काम करते हैं, जो कि है ग्रामर और वोकेब का। 8 से लेकर 5 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन है वो इन दोनों चीजों के ऊपर है, जिसमें अपन ग्रामर और वोकेब दोनों को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एरर डिटेक्शन का। मात्र 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पांचवे का। पढ़िएगा सेंटेंस को ध्यान से, कीवर्ड देखें, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसके किस पोर्शन में एरर है, और जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए। क्या आंसर होगा सोल्जर्स? अनलेस, अनटिल, अनलेस, अनटिल, अनटिल, अनलेस के बाद में एक होता है सर लेस्ट, लेस्ट के साथ नो बडी, नो वन, है ना, नो बडी, नो वन, नथिंग, इसके पीछे लगाते चलना, नो बडी, नो वन, नथिंग, उसके बाद नन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, नाइदर, कंप्लेन, प्रॉब्लम, और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं सोल्जर्स जो अगर किसी भी सेंटेंस में आए तो ये क्या होते हैं? ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं। कैसा मीनिंग देते हैं? नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ में कभी भी नोट लगेगा ही नहीं, ये खुद ही नेगेटिव है। अगर ये खुद नेगेटिव है तो इनके साथ में अपन और नेगेटिव वर्ड को ऐड नहीं कर सकते, बस यहां पर भी वो एरर है। आप सभी को दिखा अनलेस, अनलेस अपने आप में कैसा है सोल्जर्स? नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो इसके साथ में क्या नहीं लगेगा? डू नोट लगेगा ही नहीं, डू नोट नहीं लगेगा, सिर्फ पे आएगा। तो कौन से? बी फॉर बाहुबली में इसके एरर थी, बी वाले पोर्शन में इसकी एरर है। उम्मीद है आप सभी ने भी इसका बिल्कुल सही आंसर किया होगा जैसा मैंने आपको बताया है। एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सीखते चलेंगे सोल्जर्स, ठीक है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का 6 नंबर का क्वेश्चन। एयरफोर्स में ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप विशेष तवज्जो देंगे। विशेष तवज्जो, विशेष इंपॉर्टेंस क्यों देंगे सर? क्योंकि लगभग लगभग मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूं कि किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर बनता है तो आपको भी इसको बिल्कुल इधर दिमाग में बिठाकर चलना है। तो चलिए करेंगे काम, लेके प्रभु का नाम। हार्डली, फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लास, व्हेन द बेल रिंग, है ना। अब बताइए, आई इंटर्ड होगा, डिड आई इंटर होगा, हेड आई इंटर्ड होगा, या आई हेड इंटर होगा? आप सोल्जर्स जब कभी भी आपको ये वर्ड दिखे, कौन? हार्डली, तो इसके बारे में 3-4 बातें आपको याद रखना है। चलिए मैं करके बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैंने हार्डली कहीं लिखा तो हार्डली के साथ सोल्जर्स किसका पेयर बनता है? वेन का। हार्डली के साथ वेन का पेयर बनता है, बिफोर भी आ सकता है लेकिन वेन का पेयर ज्यादा चलता है। तो हार्डली के साथ वेन का पेयर चलता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हार्डली होता है ना सोल्जर्स, ये इन्वर्जन का काम करता है। किसका काम करता है? इन्वर्जन का। अब सर ये इन्वर्जन क्या है? ध्यान से समझना। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना? उलट देना। अब सर ये क्या है? देखो सोल्जर्स, आप सभी को पता है एक पहले आता है और 2 बाद में। अब सर ये क्या बात बता रहे हो आप? कुछ नई बातें बताओ मार साहब। चलो मैं नई बातें सीख लो।
एक पहले और दो बाद में आता है, लेकिन अगर दो को पहले और एक को कहां लिख दिया जाए सोल्जर्स, बाद में लिख दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो इंग्लिश में इन्वर्जन बन जाता है। अब तो सर ये तो हुई मैथ्स की बात, इंग्लिश में कैसे काम करता है, चलो सीख लेते हैं। इंग्लिश में कैसे काम करता है सोल्जर्स, क्या इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आती है। इंग्लिश का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब कहां आती है सोल्जर्स, बाद में आती है। लेकिन अगर वो किसके रूप में काम करने लग जाए, इन्वर्जन के, तो सोल्जर्स उसमें वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को कहां लिख देना है, सब्जेक्ट को बाद में लिख देना है। बस वर्ब को अगर पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया तो इन्वर्जन बना दिया आपने, क्या बना दिया, इन्वर्जन। तो हार्डली क्या है, इन्वर्जन है। तो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा। चीजें क्लियर है, चलो करते चलो। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले वर्ब आएगी, तो यहां सब्जेक्ट लिखा, यहां सब्जेक्ट लिखा है, ये तो दोनों तो ऑप्शन से खत्म हो गए सर। अब यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है, लेकिन आप सभी को पता है डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो सेकंड लगा दी इसने, तो ये तो ऑप्शन से ही खत्म हो गया सोल्जर्स। बस इसी तरीके से एक आंसर एग्जामिनर आपको सही करके देगा। अगर थोड़ा भी नॉलेज इधर है तो आप उस सही आंसर तक विद इन सेकंड पहुंच सकते हो, जैसे अपन विद इन सेकंड पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं। चीजें समझ में आ गई है क्या, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ काम करेंगे। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार कहा है, अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट हो गए मैं सभी में बोल रहा हूं आपसे कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन को पढ़ लीजिए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन को पढ़ लीजिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से 100% अपनी एयरफोर्स की जो एग्जाम है सर वहां क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो अगर आप वायुसेना में चयन लेना चाहते हैं तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन को पढ़े। सर सोर्सेस नहीं है ही नहीं हमारे पास। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है, तो कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैंने फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्या डाल रखी है, पीडीएफ, जरूर उसको देखिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर है, नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उससे जरूर जुड़िएगा। तो प्रेपोजिशन ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ हमेशा सोल्जर्स क्या लगता है, ऑफ लगता है। एक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसको थेफ्ट के लिए क्या कर दिया गया, पनिश कर दिया गया, है ना। पनिश कर दिया गया मतलब उसको क्या कर दी गई, सजा दे दी गई, ठीक है। तो उसको सजा दे दी गई किसके चलते, थेफ्ट मतलब चोरी के चलते। तो एक्यूज्ड के साथ क्या लगता है सोल्जर्स, ऑफ लगता है। चीजें क्लियर है क्या, जुड़ना ना भूले। चलिए अगली बात करो, सेनोनिम बताना है बेटा डिलीजेंट का, है ना। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ें और इसका समानार्थी सेनोनिम बताइएगा, समानार्थी बताइएगा, लेजी, क्लेवर, वीक या हार्ड वर्किंग। अब बताइए, मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाता हूं। मैं जल्द ही आपके लिए वोकेब की क्लास भी प्लान कर रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप रेडी हैं तो, ठीक है। तो डिलीजेंट को कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूं। देखो, क्या डिलीजेंट से एक वर्ड याद आ रहा है, डिटर्जेंट, क्या डिटर्जेंट आपको याद आ रहा है, डिलीजेंट डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट वर्ड याद आ रहा है क्या। अब डिटर्जेंट जो पाउडर होता है कपड़े को कैसे सर, बहुत तेजी से घस घस के काम करते हैं अपन, है ना, बहुत व्यवस्थित घिसते हैं उसको, हार्ड वर्क लगता है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है सोल्जर्स हार्ड वर्किंग, बनना है अपने को, अपने को डिलीजेंट बनना है, अपने को हार्ड वर्किंग बनना है अगर सक्सेस पानी है तो तैयार रहिएगा क्या करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, डिलीजेंट बनने के लिए। तो इसका सेनोनिम होगा हार्डवर्क, ना कि लेजी, ना ही क्लेवर और ना ही वीक। क्या होगा सोल्जर्स, हार्डवर्क, याद रख लेंगे। डिलीजेंट मतलब डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट से क्या करते हैं सर, हार्ड वर्क करके कपड़े धोते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आज का 9th नंबर का क्वेश्चन सोल्जर्स। तैयारी को सुनिश्चित करें और जरूर आंसर करें। साथ ही साथ अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो मैंने आज हाथ लेकर स्पीड को थोड़ा तेज करा है, पूछिए क्यों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब जो स्पीड होगी उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले समय के साथ पेपर करना चाहते हैं आप, तो इस स्पीड को मेंटेन जरूर करिएगा। चीजें समझ में आ गई है क्या, और अगर नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिड्यूस करके आप जरूर देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए एंटोनिम बताना है किसका, कैंडिड का। इस कैंडिड का जो मीनिंग होता है सबसे पहले वो देखें और फिर उसका जो एंटोनिम उसको बताने का आप कोशिश करें। बता दीजिए जल्दी से क्या हो सकता है सर, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, सबसे पहले इसका मीनिंग बताओ। तो कैंडिड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। आप कैसे याद रखोगे सर, अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट ईमानदार है, अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट ईमानदार है तो क्या वो किसी भी चीज को कर सकता है, क्या वो कैन डीड मतलब किसी भी चीज को कर सकता है, ही कैन डीड एनीथिंग, है ना, डज आएगा वैसे तो यहाँ पे डू आएगा, ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन अपन याद रखने के लिए कर रहे हैं, ही कैन डीड एनीथिंग, क्या वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ तरीके हैं याद करने के, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो अपन तरीके पढ़ रहे हैं सर,
तो इसका जो मीनिंग होता है वो ऑनेस्ट होता है। तो बता दीजिए एंटोनिम क्या हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा सर डिसीटफुल या फिर सेक्रेटिव, है ना। इसका जो बी वाला ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, वो बिल्कुल ठीक आंसर इसका होगा। बी से थोड़ा विशेष लगाव है, इसलिए मैं हर ऑप्शन बी की तरफ लेके चलता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। वन वर्ड बताना है आपको। वन हु इज ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता हो, है ना। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं सर? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आपको एक वर्ड देना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीशिएंट जिसको बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट या ऑलमाइटी क्या होता है सर? एक एक करके सबकी बात करते हैं। देखो सर, ऑलमाइटी, क्या थोर को सब जानते हैं आप? थोर क्या है? सर्वशक्तिमान। क्या है थोर? सर्वशक्तिमान है सर। तो ऑलमाइटी क्या है? सर्वशक्तिमान इसका मीनिंग होता है। सर्वशक्तिमान जैसे भारत की सेना सर्वशक्तिमान है सर, कोई नहीं टिकेगा आगे, दूर दूर तक कोई का नामो निशान नहीं है। तो ऑलमाइटी अपनी क्या है? सोल्जर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बताओ, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट और ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो हर जगह रहे, हर जगह रहे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। इसका मीनिंग सर्वव्यापी हो जाएगा। क्या साइंस हर एक चीज जानता है? क्या साइंस हर एक चीज जानता है? तो इसका मतलब वही हो जाएगा जो ऊपर लिखा है, सब कुछ जानने वाला मतलब सर्वज्ञ। ठीक है, अब बताओ ऊपर वाले का मीनिंग क्या होगा? ओमनीपेटेंट। ओमनीपेटेंट का मीनिंग क्या है? जल्दी से बताइएगा, आंसर कीजिएगा जल्दी से कि ओमनीपेटेंट का मीनिंग क्या होता है सर। उम्मीद यही करूंगा कि आप बहुत जल्दी आंसर करेंगे। चलिए बताते चलिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ओमनीपोटेंट का, है ना। बोलिए, करें काम। देखो यहां तक देखो सर, ये दिख रहा है आप सभी को, पीओ मतलब पावर, और पावर मतलब शक्ति, है ना। तो इसको सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं अपन। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो सर इसका भी तो यही मतलब है। ऑलमाइटी का, ऑलमाइटी का एक और मीनिंग बताओ, एक और मीनिंग होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है ना। ऑलमाइटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वही सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है, दोनों का मतलब लगभग एक ही जैसा होता है, जो सब कुछ कर सके सर, जो सब कुछ कर सके, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है लगभग। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला। बी वाला इसका सही मतलब होगा ओमनिशेंट, है ना। याद रखेंगे कैसे? ऑलमाइटी थोर सर्वशक्तिमान। जिस व्यक्ति के पास पुराने जमाने में क्या थी, दो तरीके से बता दिया मैंने, पीओ पावर, पावर मतलब सर्वशक्तिमान, एक और तरीका है ओमनी। ओमनी गाड़ी को सब जानते हैं। पुराने जमाने में जिस व्यक्ति के पास ओमनी थी सर, वो सर्वशक्तिमान था, कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी किडनैप कर देंगे किसी को भी। ठीक है, और ओमनी साइंस, साइंस मतलब सर्वज्ञ है सर। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी है सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सोल्जर्स अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेलिंग बताना है आपको इन सभी में से कौन सा है। क्वेश्चन है ना। मीनिंग बताइएगा और मीनिंग के साथ साथ जल्दी से आंसर करिएगा कि कौन सा सही स्पेलिंग होगा। मिस स्पेल्ड आएगा ही आएगा, और बहुत बढ़िया लेवल की मिस स्पेल्ड पूछता है एयरफोर्स, तैयार रहे उसके लिए। चलिए अब जब भी आप ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को देखें तो देखो अलग अलग बातें हैं इसमें। यहां पर सिंगल एन है, यहां पर AIRY लिख दिया इसने, तो ये RY वाला तो खत्म ही हो गया, क्योंकि सभी में वही है सर। AIRE और AIRE जैसे जोड़ोगे तो एन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब पहले और चौथे वाले में अंतर है या नहीं है? अच्छा है ना। इसमें टी लिखा है, इसमें टी नहीं लिखा है, तो टी नहीं लिखा है तो ये तो गलत हो गया। ए वाला बिल्कुल ठीक है ना। ए वाला इसका बिल्कुल ठीक स्पेलिंग होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी इसका बिल्कुल सही आंसर करा होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन है। बताना है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या होता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या है सोल्जर, जल्दी से बताइएगा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मान लीजिए अपन गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, और उस गाड़ी का एक बोल्ट निकल गया, एक बोल्ट निकल गया उस गाड़ी का। तो गाड़ी का बोल्ट निकल जाने पर क्या होगा सर? लक्की इवेंट होगा क्या? अरे ना जी ना सर। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया क्या? बिल्कुल सर, अनएक्सपेक्टेड तो चीजें हुई, फिर समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। ये क्या हुआ? हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एकदम से समझ में नहीं आएगा सर। तो मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर इसका मीनिंग होगा, ना ही ब्लू स्काई, ना ही हेवी रेन, और ना ही लक्की इवेंट। चीजें समझ में आ रही है क्या? अगर तरीका समझ में आता है तो जरूर जो 4 और मॉक टेस्ट है उसको भी देखिएगा, और मैराथन जिसमें मैंने टेंस वॉइस और नरेशन की बात की है उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अपने चयन को सुनिश्चित कीजिएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आगे आप क्या टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसके ऊपर काम करके आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन सोल्जर्स नरेशन का है। ठीक है, बता दीजिए। नरेशन का क्वेश्चन आप तो गलत नहीं होगा, कल की मैराथन के बाद, कल की जो मैराथन है उसके बाद नरेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से आंसर करेंगे। नरेशन है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, है ना।
यही बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है मे गॉड ब्लास्ट यू, ना सर ऐसा नहीं बोलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सभी को दीर्घायु दे, आप सभी हमेशा से फले फूले और जल्द ही एयरफोर्स के एक सोल्जर के रूप में अपने चयन को सुनिश्चित करके भारत देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। बस यही आशा शुभकामना आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद मे गॉड ब्लेस यू मतलब कौन सा सेंटेंस है सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर सोल्जर्स आता है ना इच्छार्थक वाक्य, तो उसमें आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है सर? पहला काम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाना है? डेट लगाना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट लगाना है। और जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ मे के प्लेस पर अपन कर देंगे माइट को, और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस अगर ये तीन बातें अगर आपने सीख ली तो आप काम कर लेंगे, है ना। देखिएगा, प्रे कर रहा है तो सेड आस्क्ड और ये तो खत्म ही हो गए। आप एक सेकंड में आंसर तक जा सकते थे कि प्रेड मतलब ए वाला आंसर ठीक होगा, फिर भी अपन सब कुछ मिलाते हैं। डेट लिखा, डेट के बाद देखो सब्जेक्ट लिखा गॉड, मे का क्या कर दिया माइट, और ब्लेस मी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो खुद को मानेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो खुद को मानकर, खुद को मतलब मी को मानेंगे, और मी को मानकर मी ही लिख देंगे यू के प्लेस पर। चीजें समझ में आ गई है? तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले, अब वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, तो वॉइस के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये रहा वॉइस का क्वेश्चन। पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, पीपल ऐसा कहते हैं कि वो क्या है सर? एक स्पाई। बताइए, फटाक से आंसर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ही सेड टू बी अ स्पाई, इट इज सेड ही वाज अ स्पाई, ही वाज सेड टू बी अ स्पाई, और या फिर स्पाई सेड बाय हिम। बोलिएगा सर, जल्दी आंसर कीजिएगा, क्या होगा? अब देखो, जब भी ऐसा आता है ना जिसमें अगर मान लीजिए सोल्जर्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वॉइस में किसका क्वेश्चन आ जाए? नरेशन का। वॉइस में अगर नरेशन का क्वेश्चन आ जाए, मतलब जिसमें कितनी स्पीच रहे? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये देखो, ये डबल इन्वर्टेड कोमा के पहले वाली है, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद वाली। क्या चीजें क्लियर है क्या सर? तो जब नरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें अपने को हमेशा सब्जेक्ट किसको मानना है सोल्जर्स? इट को मानना है। इट को सोल्जर्स मानना मतलब पहले क्लोज में देखो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले इट को मानेंगे। इट इज सेड या इट वाज सेड बाय द पीपल नहीं लिखेंगे, इट वाज सेड बस इतना लिखेंगे। उसके बाद डेट का डेट लगाकर, या फिर अगर नहीं भी लगाओगे चलेगा, और उसके बाद में इसका पेसिव बना देंगे। तो इज प्रेजेंट सिंपल वॉज में चला जाएगा। कहां लिखा है? इट इज सेड ही वाज अ स्पाई। देखो से था, से मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा, तो ही सेड ये बन गया इसका, और दूसरे का बना दिया ही वाज अ स्पाई। तो इसका बी वाला बिल्कुल ठीक आंसर होगा। इट इज सेड ही वाज अ स्पाई। आ गया समझ में? उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी सही आंसर किया होगा। अगर नहीं तो ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर ध्यान से याद रखिएगा जो मैंने आपको करके दिया। चलिए आज के 15 क्वेश्चन की तरफ आप रुझान करेंगे, फटाक से आंसर देंगे। डिग्री वाला क्वेश्चन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्रियां होती है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा एक बात और, अगर डिग्री से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो एक काम करिएगा, मैं इसके लिए आपको एक काम कर देता हूं। मैं एक टेबल सेंड कर दूंगा, कहां पर? टेलीग्राम पर, है ना। टेलीग्राम पर एक टेबल सेंड कर दूंगा, किसको लेकर? डिग्री को लेकर। डिग्री को लेकर एक टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप वहां पर जरूर जुड़िएगा। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर जुड़े आप, जुड़कर, और अगर टेबल अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मेरी बहुत मेहनत है इस टेबल में। अगर आपने टेबल सीख ली सर, तो ये डिग्री का जो क्वेश्चन बनेगा ना, विद इन सेकंड आप इसका आंसर देंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल है जिसमें 4 चीजों को मैंने 3 तरीके से बताया। कुल मिलाकर उसमें 12 अलग अलग कंडीशंस को मैंने दे दिया है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में उसको अपन सिखा भी लेंगे और सीख भी लेंगे, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम से। प्लेटिनियम इज मोर प्रीशियस देन फिल इन द ब्लैंक्स मेटल। देन क्या होगा? एनी अदर मेटल होगा। क्यों होगा सर? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्लेटिनम की तुलना, अगर मैं किसकी? प्लेटिनम की तुलना किससे कर रहा हूं सोल्जर्स? प्लेटिनम की तुलना कर रहा हूं किसी दूसरे मेटल से। तो क्या सोल्जर्स ये पता है कि प्लेटिनम भी एक कहीं ना कहीं मेटल ही है? प्लेटिनम भी तो एक मेटल ही होता है। तो अगर मेटल प्लेटिनम है तो प्लेटिनम की तुलना प्लेटिनम से हो सकती है क्या? अगर मान लो मैं प्लेटिनम की तुलना मेटल से कर रहा हूं, तो क्या मेटल में भी प्लेटिनम आता है? तो प्लेटिनम की तुलना प्लेटिनम से हो सकती है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? प्लेटिनम को इस ग्रुप से अलग करना पड़ेगा, और उस अलग करने के लिए ही क्या लगाते हैं अपन? एनी अदर का यूज करते हैं। चीजें क्लियर हो गई क्या? बहुत ही आसान सी बातें हैं कि सर जिस भी पर्सन, प्लेस और थिंग से आप तुलना कर रहे हैं, अगर उसमें सामने वाला है तो अलग करने के लिए क्या लगा दो? एनी अदर या अदर। और अगर वो अलग ही है तो फिर वहां पर एनी अदर या अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो क्या मैंने क्लास से उसको पहले अलग कर दिया? तो यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला
कि जो गंगा है वो गंगा भारत की नदियों में लंबी है, भारत की नदियों में लंबी है, तो क्या गंगा भारत की नदियों में ही आती है? तो गंगा की तुलना गंगा से नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मुझे गंगा को भारत की नदियों से अलग करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा सोल्जर्स? अदर लगाना पड़ेगा, जो अपने यहां पर दिया। तो क्या सही आंसर होगा? बी वाला सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया होगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन टेक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, उसके बाद वर्ब देखो, बस ये दो चीज देखना है। क्या एवरीथिंग के लिए इट लगता है? क्या ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सर? इजंट हो जाएगा। बस इन दोनों को रिप्लेस कर दो। तो पहले क्या आप लिखेंगे? पहले वर्ब लिखेंगे इजंट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? इजंट इट बन जाएगा। थिंग मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब इट लगता है। तो कहां लिखा है ये इजंट इट? इजंट इट पहले नंबर पर लिखा है, तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर। बताइएगा अगला क्वेश्चन, आज का सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आ गया तो गलत करके आएंगे, आपको गलत नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से इसका प्लूरल फॉर्म बताइएगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब होता है कोई भी बोना व्यक्ति, है ना, कोई भी छोटा व्यक्ति, कोई भी बोना या छोटा जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपन ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, चल बताइए इसका प्लूरल ड्वार्फ्स होगा, ड्वार्फ्स होगा या फिर ये होगा? ठीक है, तो एक एफ, एस सिर्फ क्या लगा दो पीछे? एस, और एक एफ को किस में चेंज करो? वी में, और पीछे क्या लगाओ? ई एस। ये दोनों के दोनों ड्वार्फ के क्या है सर? सही प्लूरल है। ये वाला भी, ये वाला भी, तो दोनों प्लूरल है, तो सी वाला इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। सी वाला इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। पहले वाला भी सही है और दूसरे वाला भी सही है। एंशिएंट इंग्लिश में पहले वाला सही था, मॉडर्न इंग्लिश में ये बाद वाला सही माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो जो पहला और दूसरा दोनों है ये बिल्कुल ठीक आंसर है। तो आपको इसका सही आंसर क्या करके आना है? सी वाला करके आना है। ऐसे वर्ड्स जिनके प्लूरल बनाने में दिक्कत आती है उन वर्ड्स को आप जरूर पढ़िएगा, है ना। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सोल्जर्स। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन एयरफोर्स में फिक्स है, आना ही आना। आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्या है गोल्ड का। गोल्ड एक नाउन है। कौन सी नाउन है? आप सभी को पता है, एक मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का कभी भी, दो बात याद रखना, मटेरियल नाउन का कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। मटेरियल नाउन का कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। और दूसरी बात, इसको हमेशा मेजर करते हैं सर, मेजर करते हैं, नापते मापते और तोलते हैं, नापते मापते और तोलते हैं, है ना। तो ऐसी कोई भी मेटल या सब्सटेंस जिसको नापा मापा तोला जा सके, जिसको कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सके, वो मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो बताइए गोल्ड इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा? गोल्डन, गोल्डर, गोल्डी या गोल्डिश, है ना। क्या होगा? गोल्डन। ईएन लग जाएगा, ईएन, है ना। तो इसका प्लूरल फॉर्म की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? गोल्डन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी डिमांड है इसकी, बढ़ता ही चला जा रहा है सर। अगला जंबल का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लेवल का पैरा जंबल आप लोगों के सामने है। विद इन सेकंड कैसे आंसर करना है सोल्जर्स, उसको देखिएगा। जब भी पीक्यूआरएस जंबल्ड के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको ऑप्शन की तरफ भागना है। ऑप्शन देखिएगा, या तो बी से स्टार्ट होगा या तो सी से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि बी और सी से स्टार्ट कैसे होगा। आप देखो बी में क्या बताया? एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकते हैं अगर वह ऑनेस्ट है तो। और अगले में देखो टीनेजर्स स्पेशली वनरेबल होते हैं, सच एडवर्टाइजमेंट। पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करूंगा, उसके लिए मैं सच का यूज करूंगा क्योंकि सच प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं एडजेक्टिव का यूज करूंगा सर। तो मतलब सी वाला तो पहले आ ही नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही सोल्जर्स खत्म हो गए। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे। अब उन दो ऑप्शंस को ध्यान से देखना है सोल्जर्स। क्या यहां पर बी के साथ सी और यहां पर बी के साथ ए है क्या? तो बस ये पेयर देखना है कि बी के साथ सी सही होगा कि बी के साथ ए सही होगा। ये पेयर देख लिया तो अपना आंसर आ गया। बस ऐसे काम करना होता है, पूरा पढ़ के मीनिंग निकाल के ना सर, ऐसा नहीं करना है, पचना बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में काम करिएगा, विद इन सेकंड आंसर लेके आएंगे। चलिए, तो बी के साथ सी होगा कि बी के साथ ए, बस उसको देखना है। तो पहले बी को पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर वो ऑनेस्ट है तो। ये हेल्प करते हैं, ये मतलब कौन? एडवर्टाइजमेंट तो पहले नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन। तो इसमें पेयर बन गया सर किसका? इसमें पेयर बन गया नाउन और प्रोनाउन का। पेयर बन गया किसका? नाउन और प्रोनाउन का। और नाउन और प्रोनाउन का पेयर बन गया तो मतलब बी के साथ ए का पेयर बिल्कुल ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब सेकंड वाला इसका सही आंसर होगा। सही आंसर कौन सा होगा सोल्जर? सेकंड वाला। अब पूरा पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सट्रीमली यूजफुल है अगर वो ऑनेस्ट है तो। ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में राइट प्रोडक्ट को आपके लिए, राइट प्रोडक्ट को आपके लिए। फिर उसके बाद
लेकिन जो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं सर, है ना, हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कई सारे कस्टमर्स को बीफुल मतलब बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। अगर अगर वो बेवकूफ बनाने का प्रयास करे तो हार्मफुल भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए ये। उसके बाद सी वाला, जो खास करके जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा आहत होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट से। कौन से एडवर्टाइजमेंट से? जो कि कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अगर सही हो तो समाज के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आज के जमाने की मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा ही वल्गर क्या है सर, बहुत ही ज्यादा वल्गर आजकल एडवर्टाइजमेंट आने लगे हैं जिनको परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो बेफुल बनाने का काम करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है सर, चीजें क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जो डिटरमिनर का क्वेश्चन है सर। डिटरमिनर क्या बोलना चाह रहा है? ही शोड फिल इन द ब्लैंक्स मर्सी टू द पुअर। मर्सी मतलब रहम, है ना। चलिए रहम मांग रहा है वो, क्या रहम को गिन सकते हैं अपन? क्या ये कोई काउंटेबल नाउन है सर? जी नहीं, ये काउंटेबल नहीं है। कैसा है? अनकाउंटेबल है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है सर तो देखो फ्यू खत्म हो गया, एनी खत्म हो गया, मेनी खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बचा मच, और वही बिल्कुल ठीक आंसर है अपन सब लोगों का। विद इन सेकेंड आपने किस तरीके से सेंटेंस का आंसर दिया, उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये आज का बिल्कुल दमदार जो सेट है वो अपना खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर इसकी पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको अभी बताया, पीडीएफ के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको पीडीएफ के लिए कमेंट करना है और जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना है। देखते हैं 30-31 मार्च को एग्जाम होती या नहीं। आज अगर आ गया सर सिटी तो 30-31 को एग्जाम होगी, और अगर नहीं तो एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में अपना जो स्कोर रहा वो कमेंट करके जरूर बताएं, और टीचर की मेहनत के लिए एक जो प्यारा सा कमेंट है सर वो आप जरूर करिएगा। इतने प्यार के लिए इतने कम समय में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आपका साथ और प्यार आगे भी बना रहे। जय हिंद सभी को।